दोस्तों मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे और यूपी का बजट देख रहे थे, तो वो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट में इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंचाई और जल संसाधन से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। और यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा डिटेल्स में ख़त्म किया गया है, कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं। तो उसको देखिए और इसको भी देखिए, फिर उसको देख लीजिए। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सिंचाई और जल संसाधन से क्वेश्चन। अब देखो, सिंचाई यूपी की बात करें तो यूपी में सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा किस माध्यम से सिंचाई होती है? दूसरा, तीसरा, तालाब से। चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन यही पूछ लेता है नलकूपों से। वही नलकूप, नल है ना, जो टेबल होते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं ना। विगत कार्यकाल में 20 परियोजनाओं एवं परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं सिंचाई और जल संसाधन में। यूपी के बजट में हम लोग देख रहे हैं तो 20 परियोजनाओं को कंप्लीट किया गया, जिससे 21.42 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता बढ़ी है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि कितनी सिंचाई क्षेत्र बढ़ चुका है, सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ चुका है। ठीक है ना। तो 21.42, ध्यान ये रखना है कि 21 दूनी 42 कर लो। ठीक है ना। सिंचाई बढ़ गई है 20 परियोजनाओं के बाद। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 2,803 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्य सिंचाई परियोजना हेतु 5,332.50 करोड़ रुपए, मध्यम सिंचाई परियोजना 2,220 आसान है ना, 22-20 करोड़ रुपए। लघु सिंचाई में 34,000 करोड़ रुपए। यूपी का कुल भौगोलिक क्षेत्र 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1.8840 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टैटिक के तहत आ जाएगा। 165.42 लाख हेक्टेयर पर कृषि की जाती है। लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 99 लाख हेक्टेयर में इम्पोर्टेंट है वो। और थोड़ा बात कर लें तो 75,090 किलोमीटर लंबी नहर की प्रणालियां हमारे यहाँ यूपी में। 34,316 राजकीय नलकूप बनाए गए हैं। देखिए 34,316 गवर्नमेंटेड नलकूप बनाए गए, प्राइवेट तो हाँ, ये यूपी की बात हो रही है, अभी तक कहाँ भारत की थोड़ी बात कर रहे थे। यूपी 29 पंप नहरें हैं, ऐसी नहरें जो पंप नहरें हैं 29। 252 लघु डाल नहरों एवं 69 जलाशयों से सिंचित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, जैसे लेखपाल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब पेट में आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ रहे ना। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, तो इसके तहत जल जीवन मिशन, ये हमारा जल जीवन मिशन है। इसके तहत कुछ चीज़ें जैसे 22-23 में 19,500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया था। प्रावधान 23-24 में 2.26 करोड़ घरों में शुद्ध एवं सतत पेयजलों को अवेलेबल कराया जाएगा। इसके तहत शुद्ध जल पेय के लिए इतने करोड़ है ना, 2.25 करोड़ घरों में शुद्ध जल को पहुंचाने का वो भी 100% लक्ष्य रखा गया है। 23-24 में ही 25,350 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है इसके तहत। तो जल जीवन मिशन समझ गए, ठीक है ना, नमामि गंगे के तहत। अब देखेंगे आगे, राजस्व ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 188 योजनाओं को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लागत जो है 455.15 करोड़ है। नागरिक उड्डयन में देखेंगे हम, इस मामले में भाई यूपी बहुत तेजी से काम कर रहा है। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा, क्या बोल रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा जो है, और इसके पास एयरपोर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। प्रदेश में अभी 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चल रहे हैं। जेवर है, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, इन दोनों जगहों पर अभी कार्य चालू है। अयोध्या में इसलिए बना जा रहा है क्योंकि राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिएगा ट्रैफिक होगा भविष्य में, क्योंकि जब राम मंदिर कंप्लीट होगा बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे कौन, हाँ, जो हाँ टूरिज्म के तहत
वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है, 80 गंतव्य स्थान हेतु एयर सर्विस उपलब्ध है। आने वाले वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट कुल 21 क्रियाशील होंगे। ये बड़ी बात है। अभी 3 संचालित हैं। ऊर्जा के बारे में बात करें थोड़ा सा, ये भी देख लीजिए, है ना। तो पारेषण तंत्र की क्षमता हम देखें 16-17 में। अब दिखाएंगे कि देखो, जब आप थे तो इतना था, जब मैं हूं तो इतना है। समझ रहे ना। 16,348 मेगावाट था 16-17 में, फिर 21-22 में बढ़ के 28,000 हुआ और बढ़ करके 30,806 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है इस बार। सॉरी, ये तो 22-23 का ही है। उसके बाद हम बात करेंगे औसत उत्पादन उपलब्धता। हम बात करेंगे तो 19-20 में 3,766 मेगावाट प्रतिदिन था, फिर एक साल और बढ़े तो 3,816, थोड़ा और बढ़ा, और अंततः 21-22 के टाइम में 3,998 मेगावाट प्रतिदिन था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अब आगे का डेटा क्यों नहीं दिया है। कम हुआ होगा, कम हो गया होगा, है कि नहीं। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को जो दिया जा रहा है बिजली, तो 50% छूट दिया जाता है। आप देखे होंगे ना, मोटर वगैरह जो चलता है उसमें 50% सब्सिडी आती है। हाँ, जितने भी ट्यूबवेल लगवाए हैं, मोटर से पानी चलाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार से जो है इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया? 23 मोटर का जो कनेक्शन है वो फ्री में चला रहे हो? आप मतलब अब हो जाएगा बता रहे हैं। नहीं, बिल नहीं पड़ेगा। कनेक्शन तो कराएंगे आप ना। उसके बाद जो है, अभी जैसे ये बगल में है, कनेक्शन वो होगा, आपको अपना पूरा मिलेगा। क्या कहते हैं वो जो है, ट्रांसफार्मर पूरा एक मिलता है। आप सूखी नलकूप करा रहे हैं तो उसका 50% सब्सिडी था। आप कह रहे हैं तो हो सकता है 100% हो जाए, लेकिन अभी कुछ है नहीं तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब देखो 23-24 में 100% तक की छूट। हाँ, आ तो गया। चलो, लगवाए हो कि नहीं? नहीं लगवाए हो, लगवा लो, 100% छूट होने वाला है। तो कौन सा वाला है? बड़ा मोटर है कि कितने इंच वाला है? 20,000 तो खंभे में तो लग गया है। हाँ, क्या लगा यहाँ कनेक्शन देखो यार, उसमें 50% तो बहुत सालों से छूट चल रहा है, 100% अब हो जाएगा। तो आप जो है मोटर के लिए शायद कनेक्शन ही ना लिए हूँ, स्पेशली मोटर के लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो बात करिए, जाओ बात करना है ड्रिल पे। अब 23-24 में 100% फ्री हो जाएगा, समझ लो। और उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इस सत्र में पहले 50% था, अब 100% छूट हो जाएगा। ठीक है ना। सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए और 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा है। सौभाग्य योजना किसके लिए है, बस इतना सा पूछ लेगा। ठीक है, तो बिजली कनेक्शन के लिए। बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत निकासी हेतु केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकेंड परियोजना के तहत पोषण तंत्र के निर्माण हेतु 1,554 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर दूसरे नंबर का बनाया जा रहा है, उसमें कौन सा देश समर्थित है ना। तो जर्मनी। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी उलट फेर करके पूछ लेगा। जाके बात करना, 100% छूट होगा। ठीक है ना। अमन को पहले से पता था, देखो छूट होने वाला है। अब दिमाग लगा रखा है। कनेक्शन नहीं लिए हो तो ले लेना चाहिए, तो छूट हो ही रहा था। परियोजना को 3 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युत वितरण क्षेत्र में कुशल एवं क्षमता वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 6500 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। कितना व्यवस्था किया जा रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यही इसी बारे ये याद रखना है कि कोई सी भी स्कीम जो चलाई जा रही है, योजना परियोजना चलाई जा रही है, वो किस चीज़ के लिए, ध्यान से समझते रहिए। ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे नीति के अंतर्गत क्या क्या चीजें। 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर विद्युत योजना क्या चल रहा है? 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा जाएगा। 600 मेगावाट क्षमता के सोलर रूप 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूप स्टाफ संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, यानी कि 6,000 मेगावाट जो है सोलर व्यवस्था से किया जाएगा, है ना। मतलब समझ रहे हैं, छतों पे वो गवर्नमेंट पैसे देती है आपको, आप अपने छत पे पैनल लगवा लीजिए। हाँ तो छत पे लगवाओ तो। 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजना या सोलर पावर पार्क की स्थापना की जा रही है। 2,000 मेगावाट क्षमता के लिए पीएम कुसुम योजना। कुसुम योजना कई बार पूछता है, कुसुम योजना किसके तहत है? तो ये भी हाँ बिजली के लिए। हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है और प्रभावी रहेगा 5 साल तक। आवासीय और शहरी नियोजन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहा है 2023-24 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 300 करोड़ रुपए। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विस्तारीकरण या नए शहर की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का 3,000 करोड़ रुपए, जीरो कम हो जा रहा है यार, का प्रावधान किया जा रहा है। नगर विकास, हाँ, अमृत योजना के तहत जलापूर्ति एवं सीवेज की कुल परियोजना, ये ध्यान रखेंगे कि अमृत योजना, अमृत मतलब जल है ने, अमृत योजना के तहत अमृत योजना मतलब क्या है? पुरानी बिल्डिंग्स को वो क्वेश्चन पूछ लेता है, को नवीन करना होता है आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जलापूर्ति एवं सीवेज की कुल परियोजना 282 तथा लागत 11,165 करोड़ रुपए का किया जाएगा। अमृत योजना ध्यान रखेंगे किस चीज़ के लिए है? जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके रख रखाव या उनके पुनरुद्धार के लिए अमृत योजना चलाई जा रही है, संरक्षण के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2017 से अभी तक 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है। आवास योजना के तहत जो पीएम आवास योजना है, इसके लिए लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 27,748 करोड़ रुपए डीबीटी, यानी कि वही डायरेक्ट बेनिफिट है ना, और डिपॉजिट जो भी है उसके तहत हस्तांतरित किया गया। महाकुंभ मेला 2025 हेतु 22-23 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जस्ट डबल से भी अधिक। कितना हो गया? 4 गुना हो गया ना ये तो ये किया गया है महाकुंभ के लिए। अब महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये सब जो है थोड़ा सा टाइम को कम कर दिया गया है। 4 साल का ही महाकुंभ है। 5 साल का लगता था, 5 साल। हाँ, फिर अर्धकुंभ, इनका टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज किया गया है। कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये 3 कुंभ मेले हैं। अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवेज और वाटर बॉडीज हेतु 22-23 में 2,000 करोड़ रुपए, 23-24 में 5,616 करोड़ रुपए, यानी कि 180% की वृद्धि हो गई है। अमृत योजना के तहत पेयजल पे काम किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु 1,356.36 करोड़ रुपए के सापेक्ष अब जो है 2707, यानी कि 2,707.86 करोड़ रुपए का, यानी 100% लगभग बढ़ा दिया गया है। व्यवस्था रखी गई आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की का प्रस्ताव रखा गया, नियोजन या उसका बजट बनाया गया। नियोजन में बात करें तो त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार की गई है। बुंदेलखंड की विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपए, पूर्वांचल की विशेष, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये, बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600, पूर्वांचल के लिए 525 और प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन क्रियान्वयन अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता और विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ लेगा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम क्या है? तो क्या है?
गवर्नमेंट और भारत के युवा, यूपी के युवा लोग है ना, उनके साथ जो नीति प्रबंधन क्रियान्वयन यानी सारी संचालन की चीज़ें, अनुश्रवण, ये सब में जो भागीदारी होगी है ना, यूपी गवर्नमेंट प्लस युवा, उसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम। ठीक है ना। उसके बाद ग्राम्य विकास की बात करते हैं। ग्राम विकास इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के क्षेत्र में है, 9,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5,966 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने कहा ना उसी के तर्ज पे रखा गया। तो मुख्यमंत्री वाले में 1,203 और उसमें 9,000 करोड़ प्रधानमंत्री वाले में। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। लोगों को ही मिलेगा, यहीं यूपी के लोगों को, राज्य के लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और वही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,203 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री जो होता है वो सभी मतलब स्टेट के लिए देता है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपना करता है। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन हेतु 87.49 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पंचायती राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 23-24 में 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्वराज अभियान हेतु 622 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। थोड़े से इम्पोर्टेंट है ये। फिर कृषि में थोड़ी चर्चा कर लें। कृषकों को कृषि के समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने हेतु नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, द मिलियन फार्मर्स स्कूल। ये क्वेश्चन या ये परियोजना योजना पूछी जा सकती है कि कहाँ है, कैसे है और किसके लिए है। तो कृषकों को कृषि से संबंधित मतलब नई टेक्नोलॉजी को सीखना, किस तरीके से एग्रीकल्चर को आगे लेकर के जाना है, नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए यूपी में शुरू किया गया है द मिलियंस फार्मर्स स्कूल। ठीक है ना, यूपी के पूरे यूपी में क्या है, संचालित किया जा रहा है। तो ये परियोजना याद रखेंगे। 23-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का भी आयोजन किया गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने 2023-24 में यूपी गवर्नमेंट ने कितने किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित किया है। तो विकल्प में रहेगा 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। हम लोगों को लगता है अरे 15,000 माइलस्टोन है तो वही होना चाहिए। ठीक है ना, तो गलती हो जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है ना। अब कहने का मतलब अगर आप एक बार देख रहे हैं तो अगर ये डेटा नहीं याद हो रहा है, लेकिन इसमें से भी कुछ आसानी से याद हो जाएंगी, और जो याद करने वाली बात है मैं उस पर हाईलाइट कर ही रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ें तो आसानी से याद हो जाएंगी, समझ रहे ना, तो वही ज़रूरी है। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984.54 करोड़ रुपए, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी जो नेशनल के रूप में है 753.70 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 55.60 करोड़ रुपए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये ध्यान रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102.81 करोड़ रुपए। ये रुपया तो ठीक है, लेकिन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ध्यान रखना है। तो यूपी में 102.8 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, आसानी से आप कर भी पाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2022 तक के डीबीटी के माध्यम से 12 किस्तों में कितने रुपए आए हैं? 51,639 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ यूपी में। अभी तक कितनी किस्तें हो गई हैं? 12। ठीक है, अब और अभी बढ़ जाएगी एक और है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु कितने करोड़ की व्यवस्था? 1950 करोड़। वही अब 100%, अब उसको छूट दिया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631.93 करोड़ रुपए। तो ये शुरू किया गया है पूरे देश के अंतर्गत। तो ये भारत में यूपी में इतना उसके लिए बजट दिया गया। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित प्राकृतिक खेती है ये ध्यान रखेंगे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये किस पर आधारित है? तो आप कह देंगे गौ आधारित प्राकृतिक खेती। वो कह सकता है कि कृषि आधारित, है ना, कुछ ऐसे विकल्प बना देगा। गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद शामिल इसमें है।
ये भी तो ध्यान रखेंगे। गंगा से संबंधित 26 जनपद इसमें शामिल है। गंगा योजना हेतु 113.52 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। गन्ना विकास और चीनी उद्योग तो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और देख लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। ये बताया जा रहा है कि 21-22 में 27.60 लाख करोड़ रुपए गन्ने का खेती हुआ था। 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। अब वो बढ़ा के 105 लाख टन किया जाएगा, ये रखा गया। एग्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया, बस ये ध्यान रखेंगे। समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म किसके लिए है? तो जो भी गन्ना मूल्य भुगतान है उसको सुनिश्चित करने के लिए, तो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित है एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म। अब सोचो, ये नाम ऐसा है कि शुगर कैन तो कहीं नाम ही नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। तो 5 साल में इतने 27,531 हेक्टेयर गन्ने की खेती में ड्रिप इरिगेशन संयंत्र की स्थापना की गई है। और हाँ, 50% सिंचाई और उर्वरकों की भी बचत हुई है ड्रिप से। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, ये ध्यान रखेंगे, राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में से पहली बात तो ये भी इसी बहाने याद हो जाएगा कि कितने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, तो 4 हैं। तो एग्रीटेक स्टार्टअप योजना है तो 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में, है ना, 4 में 20 करोड़। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ रुपए की स्थापना से की जा रही है। दुग्ध विकास क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो जो पुरस्कार मिला था गोकुल पुरस्कार वगैरह, इसी के तहत है ना। भारत में विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश भारत ही है, और उसमें भी यूपी भी पूरे भारत में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश देश में अच्छा हो गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार, ये तो दिया जा रहा था। इसमें बड़ी हंसी वाली क्या बात थी? आसान है ना, याद रहेगा, नंद बाबा समझ गए। हाँ, उत्तर प्रदेश दुग्ध सादा विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए नीति लाई गई थी 2022-25। तो इसमें 25 करोड़ रुपए का 2022 के तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मत्स्य में थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है। ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत है होलसेल फिश मार्केट हेतु 257.50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए दिया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, छोटे छोटे से हैं, लगभग हम लोग आ चुके हैं अपने गंतव्य स्थान तक, यानी कि उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741.98 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय औद्योगिकी मिशन 206.7 करोड़ रुपए, 27 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के तहत 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये याद रखेंगे, बाकी ठीक है, देख लिए। अब भाई सब रट लो, ये पॉसिबल भी तो नहीं है, डेटा सब ऐसा ऐसा है, लेकिन उसमें से जो की पॉइंट्स हैं एक बार देख लेंगे तो अनुमान रहता है कि हाँ यार एलिमिनेट करने में थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी ये स्थापित किया गया है, समझ रहे ना, शहद के लिए। तो हनी सहारनपुर, ठीक है ना, जैसे भी करके याद रखना है कर लो, है ना। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हनी, ये हनी वो वाला नहीं है, है ना। है क्या हो गया? हाँ, और क्या, आपको क्या लग रहा था कि है? पुरुष आमतौर पे बोलते हैं महिलाओं को, एक पति बोल रहा है पत्नी को, तो वो वाला हानि नहीं है। जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सहकारिता के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है वैसे, समझ रहे ना। उसको सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है। 21-22 में 7,556.91 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है।
इसमें 18.76 लाख लाख कृषक जो है यानी कि किसान लाभान्वित हुए हैं। बस हो गया, छोड़ो। हथकरघा और वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन बनेगा। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कौन सा है? हथकरघा उद्योग एक केंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, समझ रहे ना। कृषि के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग इसी में आते हैं, हालांकि एमएसएमई के तहत ही आता है। राज्य में 1.19 लाख हथकरघा बुनकर तथा 80,000 हथकरघे हैं, है ना। उसी के तहत तो हम देखते हैं चिकनकारी है, अलग अलग जगहों पे जरदोशी है, अलग अलग प्रकार का जो है हस्तशिल्प जो है यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है शामिल है। तो कहीं ना कहीं वो हस्तशिल्प में ही तो आ रहा है, चाहे टेराकोटा हो, है ना। टेराकोटा अपना गोरखपुर से फेमस है। सब चर्चा कर लेंगे हम लोग। 75 जिलों का 75 प्रोडक्ट। 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत तथा 5.50 लाख पावरलूम बुनकरों का जीविकोपार्जन हो रहा है। छोड़िए इसको। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने हेतु यूपी जो है टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग, है ना, गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 को स्टेब्लिश किया हुआ है। ये ध्यान रखेंगे कब पॉलिसी लाई गई है और किसके लिए? रोजगार को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक वस्त्र उद्योग क्षेत्र में। और इसमें 150 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। गारमेंटिंग नीति 2017 के तहत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2022 के तहत गारमेंटिंग पॉलिसी जो है पूरा नाम हो जाएगा यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के तहत 150 करोड़ रुपए है। और 2017 सिर्फ गारमेंटिंग नीति है, उसके 2017 के तहत। हाँ, झलकारी बाई, ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, यहाँ से बनेगा। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। झलकारी बाई कोरी जो है यूपी में एमएसएमई के तहत या हथकरघा या बुनकर के तहत एक योजना है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है ही है। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट का लक्ष्य रखा गया, बांटा जाएगा, है ना, 5 सालों में। हाँ, योजना है तो 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, उन सबको मिलता है। विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये ध्यान रखेंगे, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। अभी पूछ लेगा कि आईटी पार्क्स किस लिए बनाया जा रहा है, तो फिर चौंचले बन जाएंगे मुंह। तो अभी ध्यान देने की जरूरत है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। विकल्प बहुत नजदीक का देता है, जब देगा तो समझ में आएगा कि अरे सब तो चारों सही लग रहे हैं। यूपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 से 22 के तहत लगभग 53,000 रोजगारों के साथ लगभग 6300 करोड़ रुपए 6,300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति सेवा नीति है 2022 में 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित की गई। अनुमानतः 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 50,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन किया जाएगा। ठीक है, बस हो गया है। कहाँ परेशान हो, कहाँ जा चुके हैं? बेसिक और मध्य ये शिक्षा भी जरूरी है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल के लिए 20,255 समझ रहे हैं, जिसमें से माध्यमिक 1,003 करोड़ रुपए। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अस्थापना विकास तथा स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने हेतु तो ऑपरेशन कायाकल्प इससे संबंधित है। ध्यान रखिए, सिर्फ विकल्प में दे देगा प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना विकास तथा स्मार्ट विद्यालय पूरा दे देगा, तो इसमें प्राथमिक बोलेगा, फिर एक बार उच्च प्राथमिक बोलेगा, समझ रहे हैं, इस बार हायर बोल देगा,
तो विकल्प ऐसे बनाएगा। तो हमें ध्यान रखना प्राइमरी और उच्च प्राथमिक। हाँ उच्च प्राथमिक जो होता है, हाँ कायाकल्प में, इसमें जो है स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, है ना। उस तरीके से बोर्ड टाइप का, इस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाई होगी बच्चों की। ये काम किया जा रहा है, 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। बस आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना कि कौन सा किसके लिए है। पैसे अब ये डेटा 1000 है, सिंपल सा आप बता भी पाएंगे, इतना कौन सा है। हाँ पूरा एकदम डिजिटली तरीके से तैयार किया जाएगा। हर जगह नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हो रहा है यूपी में। और का यूपी का चलो अभी इसी से देखो, केंद्र सरकार, अब वापस प्राइमरी में होगा पढ़ने क्या। केंद्र सरकार की सहायता से, अब ध्यान रखेंगे पीएम श्री, छोटे छोटे नहीं है, 8 तक ही है 1 से 5 तक, 5 से 6 से 8 तक, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये भी सामान्य सा भी पूछ लेगा कि 1 से 8 तक के बच्चों के विद्यालय सुधार के लिए, इस तरीके से कैसा भी विकल्प बना देगा, बस ध्यान रखना आपको। केंद्र सरकार की सहायता से जो पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, देखो शॉर्ट में श्री का फुल फॉर्म, पीएम प्रधानमंत्री हो गया, श्री का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, श्री, इस तरीके से। तो समझ रहे ना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए, जो माध्यमिक शिक्षा के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे पीएम श्री क्या है, समझ गए, बात समझ आ रही ना। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ठीक है। हाँ स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, वो तो फॉर रहेगा, नहीं तो आप तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ध्यान तो दे रहे हो। और ग्राम पंचायत हेतु वार्ड स्तर पर नई योजना डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी समझ रहे हैं, इसके लिए 300 करोड़ रुपए, और माध्यमिक शिक्षा के तहत 300 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत, अब क्वेश्चन याद रखेंगे, प्रोजेक्ट अलंकार किस लिए होगा, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जाएगा, मतलब काम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा। तो नैक रैंकिंग में लखनऊ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ श्रेणी में रखा गया है, और KGMU को नैक रैंकिंग में A+ की श्रेणी में रखा गया है, समझ रहे ना। ये जो लखनऊ में है मेडिकल कॉलेज वही है, हाँ ये उच्च MMMCU गोरखपुर को A श्रेणी में रखा गया है। देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय, जो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय है, को नैक रैंकिंग प्रदान भी की गई है। निजी विश्वविद्यालयों में MAT विश्वविद्यालय को A श्रेणी तथा शारदा गलगोटिया एवं ZL विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी में रखा गया है। आपको ये दोनों ध्यान रखना है। और ये कृषि वाला भी किसको शामिल, कम से कम नैक के किस में शामिल किया गया, नैक रैंकिंग में, तो भैया एग्रीकल्चर जो कानपुर यूनिवर्सिटी है उसको। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ रुपए के साथ की जा रही है, प्रस्तावित है। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ रुपए के साथ किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी 50-50 करोड़। अब आ गए हैं हम लोग लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, आखिरी में आ चुके हैं ना। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी यूनियन की योजना के अंतर्गत आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। किसके तहत, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के तहत। परियोजना की लगभग जो लागत है 5000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 88% अंश टाटा टेक्नोलॉजी ही दे रही है, और बचा हुआ 12% बाबा जी देंगे, ठीक ना। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 छात्र प्रशिक्षित किए जाएंगे। तो कितना बेहतरीन है ना। टाटा टेक्नोलॉजी के लिमिटेड के सहायता से राजकीय क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जो है स्थापना की जा रही है। 88% कौन वहन कर रहे हैं, खुद टाटा जी, 12% बाबा जी। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण के कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फटाफट हम लोग
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आए थे। ये काफ़ी बढ़िया हो गया है क्वेश्चन, ठीक ठाक है। यूपी में 2022 में 24.87 कितने 87 करोड़ पर्यटन या उससे अधिक पर्यटक आए थे भारत में, सॉरी यूपी में। चूंकि अभी कोविड का मामला चल रहा था, तो भविष्य में और ज़्यादा पर्यटक आएंगे एकदम से, बहुत, ये तो मतलब एकदम से। अब देखिए 24.83 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख 4.10 यानी कि 10 लाख से अधिक था, जिसमें से 24.83 सिर्फ भारत के ही लोग थे और बाहर से 4.10 लाख लोग आए थे, 4,10,000। यह संख्या बाद में बढ़ेगी, क्योंकि इसीलिए गवर्नमेंट जो है तेजी से कम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत, अब ध्यान रखेंगे स्पिरिचुअल सर्किट योजना है के अंतर्गत गोरखपुर, देवी पाटन और डुमरियागंज का पर्यटन विकास किया जा रहा है। तो स्पिरिचुअल सर्किट योजना समझ रहे हैं, पर्यटन से संबंधित ही है, और गोरखपुर, देवी पाटन से लेकर के डुमरिया तक का स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत फिर जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा को समेकित पर्यटन के लिए विकास किया, उसको विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना किस राज्य की है? यूपी, ठीक है ना। अभी हम यूपी पढ़ रहे तो हम लोग को आसान लगता है, जब वो क्वेश्चन में आता है तो हमें यही तो डाउट रहता है कि यार यूपी का है कि पूरे भारत का है। वर्तमान में यूपी में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। हाँ, 9.23% है वनावरण और वृक्षारोपण प्रदेश टोटल मिला के। 30 तक वनावरण वृक्षारोपण 15% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एकदम से आपके चक्षु खुले होने चाहिए। हाँ वर्षा काल 2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 35 करोड़ पौधारोपण, और कब? अभी जब बरसात शुरू होगी तब। हाँ 35 करोड़, तभी तो यार 9 से सीधा 15 पे आओगे 7 साल के अंदर। इतनी दिए जाते, इतनी लगा के आधे टूट जाते हैं, लगता है नहीं। अभी स्कूल में आए थे एलजीएस में, हाँ, इतने सारे आए पौधे, जो कुछ दिन रखे पड़े, सूख गए, सब जरूर डाल दी, बहुत पौधे थे लिखित में। तो ये लोगों की गलतियां है ना, वहाँ के प्रचार की गलती है। इतने अच्छे खासे शिक्षित लोग होते, वो सब ऐसा करते हैं। अब यार कराओ भाई, भले आपके प्रिंसिपल थे, क्या है। सामाजिक वानिकी योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत हाँ संचालित जो भी कार्यक्रम होंगे उन्हें 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है ये भी पूछ लेगा फिर, या बन गया है, हालांकि ये चल ही रहा है। आगरा में भी प्रस्तावित है, हालांकि कई सारी चीज़ें तेजी से बढ़ रही हैं यूपी में। तो कुकरेल वन में 50 करोड़ रुपए दिया गया नाइट सफारी के लिए। पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है ना। कक्षा 10 से पहले, 10 के बाद भी, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ ओबीसी को नहीं है, उनके लिए तो ऑलरेडी है, ठीक है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। अन्न पूर्ति योजना होती 21,791.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। उज्ज्वला योजना जानते ही हैं, उज्ज्वला किससे संबंधित है? उज्ज्वला और उजाला, गैस सिलेंडर, हाँ उज्ज्वला सिलेंडर का है, हाँ उजाला है बच्चा, और कुछ भी लिखा उससे। उजाला के तहत एलईडी बांटी गई थी। हाँ वो अलग बात है, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल और उज्ज्वला में अंतर है। उज्ज्वला देखिए बलिया से शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिलेंडर बांटी थी वहाँ से। तो उज्ज्वला योजना क्या है? निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर
नकल नहीं मार पा रहे थे तभी से। रिफिलिंग हेतु 3047 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है उजाला और उज्जवल में अंतर है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, इसको भी देखते हैं हम लोग। खत्म हो गया भाई, काहे परेशान हो। अब देखिए, मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि 1000 रुपए के से 6000 रुपए तक एक मुश्त में दिया जाना प्रस्तावित है। तो जानते हैं हम लोग, लेकिन छोड़ दिए लाइन आप। कौन सा? 1000 रुपए का चिकित्सा बोनस था। अरे चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। ठीक है, 1000 इनको और 6000 इन लोगों को। ठीक है, ठीक है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं की पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये और लड़की पैदा होने पर 25,000। ठीक है। अब 18 वर्षों के लिए भुगतान किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, जन्म से, यहाँ समझो, जन्म से जो दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपये बतौर सावधि जमा 18 वर्षों के लिए होगा और ये 18 वर्ष के उपरांत भुगतान कर दिया जाएगा। समझ रहे ना। ये काफी बढ़िया योजना है भाई। मृत्यु और दिव्यांगता से संबंधित, और बाद में बहस कर लेना कि लड़कियों को ज्यादा मिल रहा है लड़कों को। निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना के एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। दोनों को मार्ज कर दिया गया है। निर्माण कामगार मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना किसको ऐड किया गया इसमें, ध्यान से देखिए। निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा, है ना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एक साथ जोड़ दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दी जाएगी। अंत्येष्टि हेतु 25,000 रुपए। अंत्येष्टि समझ रहे हैं, दाह संस्कार वगैरह जो भी होता है। पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए 4 वर्ष तक। ये आसान डेटा है, 5 2 है तो 2, 4 है तो 4, लेकिन किस्तों में। और स्थायी दिव्यांगता के लिए 50% से अधिक एवं 100% से कम पर 3 लाख से 3 वर्ष तक मासिक किस्त पर पैसे दिए जाएंगे। हैंडीकैप, विकलांग का नाम बदल करके दिव्यांग रख दिया गया, पता है ना ये तो। अब हम बात करेंगे स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक तथा 50% से अधिक पर 2 लाख रुपए 2 वर्ष तक दिया जाएगा। अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप 1 लाख रुपए का एक मुश्त क्या दिया जाएगा, ये बीमा होता है आमतौर पे। मान लीजिए महात्मा गांधी पेंशन योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर एक पूर्ववर्ती कम से कम 10 वर्षों तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहता है तो प्रतिमाह 1000 रुपए की दर से पेंशन देय है, जो उसके जीवित रहने तक स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अथवा जो भी, हाँ, दिया जाएगा। ठीक है ना। महात्मा गांधी पेंशन योजना समझ गए हैं क्या इसमें कहानी चल रही है 60 वर्ष के उपरांत। उसमें यूपी के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चलाया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, किसके लिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चल रहा है। तो यूपी में जो भी कृषक हैं दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है या हैंडीकैप हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए योजना चल रही है। 14 सितंबर 2019 से शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपए दिया जाएगा, है ना, अधिकतम। और उस हिसाब से वो लोग जांच वाच करते हैं। फिर योजना है तो 750 करोड़ रुपए बजट में भी दिया गया है। बजटीय व्यय एवं प्राप्तियां और हाँ है तो थोड़ा सा ही, लेकिन ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है ना। इसको वैसे भी हम लोग देखेंगे नहीं, 1-2 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा ध्यान से देख लीजिए, ऊपर क्या है, हाँ कंप्लीट किए हैं। समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम, लोक लेखा,
ये तो फिर एक साथ इकट्ठा कर दिया है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। ये पूछ आकस्मिक निधि क्या है? इसको देख लेते हैं। ये डेटा सब भयानक है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ थी इसमें मैं देखा था, ये इन दोनों को देख लो, राजस्व बचत और घाटा। घाटा डिफिट से क्वेश्चन आ जाता है कि कितना घाटा रहा, डिफिट रहा। राज्य की राजस्व बचत वर्ष 2021-22 में 23,210.09 करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी 21-22 में, जबकि वास्तविक आंकड़े के अनुसार 33,430.06 करोड़ रुपए की राजस्व बचत हुई थी, जो अधिक पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। फिर 22-23 में दिखा रहा है कि 43,123 करोड़ रुपए अनुमान था और पूर्व निरीक्षित अनुमानों के अनुसार 53,907.26 करोड़ रुपए की अनुमानित है। यानी कि गवर्नमेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट जो है ये दिखाना चाह रही कि जितना हम लोग अनुमानित प्रस्ताव रख रहे हैं उससे अधिक हमें प्राप्त हो रहा है या हमारा बचत रह रहा है। अब 23-24 में 68,511.65 करोड़ की राजस्व बचत अनुमानित है। अब आगे देखा जाएगा कितना प्राप्त होगा। घाटा देख लेते हैं। 21-22 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा इतना रहा। अब देखो घाटा भी बड़ा है, 17 का हालांकि नहीं दिखाया है, 39,286 21-22 में, और फिर ये देखिए इतना बढ़ गया, पूर्व निरीक्षित किया गया तो 39 से 81, और अब 84,883.16 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया कि इतना घाटा होगा। ये तो कोई यहीं से दोगुना हो गया है ना। तो कह रहा है कि ये परसेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% क्या है, घाटा है। जीडीपी का, हाँ जीडीपी का 3.48% जो है घाटा का अनुमान लगाया गया है, जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है ना। और परसेंट में है नहीं तो बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और लगभग जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं। आमतौर पे यूपी के बजट से, और यूपी का बजट इस बार का थोड़ा ज़्यादा भयानक इसलिए था कि डेटा कुछ ज़्यादा ही है ना। और जो मोटा मोटी चीज़ें वो तो ध्यान रहनी चाहिए, जिस हिसाब से एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ठीक है। और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।